हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हो दोबारा आप सबके बीच आज का सेकंड सेशन लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 9 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं सीजीएल 19 के एग्जाम में। वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि हम 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हम 18, 19 और 20 के एसएससी के सेट्स, मतलब सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए, बल्कि अब तो दिन में 2, मतलब डेली 2 प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं मेरे द्वारा, जिसमें हम लोग सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। स्कोर इतना अच्छा था तो आप लोग रिलाई कर सकते हैं मेरे ऊपर, जैसा मैं आपको प्रिपरेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कि आप लोग रिविजन के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे आपको एग्जामिनर की मेंटालिटी का पता चलता है कि वो किस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आएंगे, प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड आएंगे। इक्वेशन में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, बाकी पूछा यही सब जाना है गाइस। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। अभी भी आपके पास 14-15 दिन बाकी हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि अब इसके बाद आज हम लोग सीजीएल 19 की ये लास्ट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब लास्ट 2 शिफ्ट है सीजीएल 19 की। इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशन सीजीएल 19 के ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग सीपीओ 19 की तरफ बढ़ेंगे। तो सीपीओ 19 के 8 प्रैक्टिस सेशन होंगे गाइज। तो हम लोग कल की एक तो छुट्टी रखने वाले हैं क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं कल आपको क्लासेस नहीं दे पाऊंगा। फिर हम लोग परसों, मतलब 4-5 दिन आप मानकर चलिए कि 5 अगस्त तक आपका सीपीओ 19 के सेशन निपट जाएंगे। उसके बाद गाइज आपके ना 5 ही दिन बचते हैं, मतलब 10 अगस्त तक ही मैं आपको जो प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा कि 2 दिन तो आपके एग्ज़ाम में रह जाएंगे। मतलब 13 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू है, तो लास्ट के टाइम में तो अपना ही जितना आप रिवाइज़ कर ले उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि 13 अगस्त के बाद काफ़ी सारे लोग जो 13 अगस्त को शिफ्ट आएगी, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, तो उनके रिव्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको उनके जो भेजे हुए बंदे होते हैं वो पेपर बता देते हैं कि हाँ 13 अगस्त को ये पेपर आया, फिर वो वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हो, तो फिर आप ये सेशन तो देखोगे ही नहीं, ना आपको टाइम लगेगा देखने का, और लास्ट का मोमेंट चलेगा तो हम वैसे भी प्रेफर नहीं करोगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 अगस्त तक अपना CHSL 19 का भी कर दें। और मैं सोच रहा था कि CHSL 19 में जो भी प्रैक्टिस सेशन है उसमें मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लाऊं, मतलब यूनिक क्वेश्चन। जैसे आपने देखा कि CGL में कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि यूनिक क्वेश्चन, मतलब जो एक बार क्वेश्चन हो गया वो दोबारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस ना करें, तो मैं यूनिक क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपको पता है टोटल क्वेश्चन जो CHSL 19 में पूछे मैथ्स के वो 900 है, तो मेरे हिसाब से 300 से 400 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिक क्वेश्चन का सेशन लेके आया जाएगा आपके लिए CHSL 19 का। और उसके बाद विचार कर रहा हूँ मैं CGL 18, CPO 18 और CHSL 18 का कैसे किया जाए, उसके बारे में भी फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो आप लोग जुड़े रहें। इससे पहले हम 14 सेशन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग CPO 2020 और आज लास्ट सेशन है। इसके बाद आपका CGL 19 निपट जाएगा, 15 सेशन आपके पास हो जाएंगे। तो आप लोग कल की छुट्टी भी है तो अपना पूरा रिवाइज कर लें जो आपको इससे पहले कराया है, और जिसका कुछ छूट गया है वो अपना कंप्लीट कर लें। फिर परसों से हम CPO 19 के सेशन शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी करा चुका हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा चैप्टर्स की। तो आप लोग एक बार मस्ट गो थ्रू हो, जो सीरियस एस्पिरेंट है प्लीज़ एक बार ज़रूर जाकर देखें, आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। आपको 100% कंटेंट दिया है, अप टू डेट कंटेंट दिया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराए गए हैं, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और ये हमारे लिंक है, तो आप ज्वाइन कर लें जहाँ जहाँ हम हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एक बार आप विजिट करके देखें, वहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ उसके PDF डाल देता हूँ, क्लास का लिंक डाल देता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है वो सब कुछ टेलीग्राम, फेसबुक पे आपको मिल जाता है। यूट्यूब पे मैं फ्री मैथमेटिक्स कोर्स आपके लिए लेकर आया था, जिसको अभी रोक दिया गया ताकि मैं आपका ये प्रिपरेशन करा दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और फिर उसके अलावा फ्री प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए अब चलाया जा रहा है।
ठीक है, GD 2021 की जो तैयारी कर रहा है, MTS 2020 की, और जो मेंस की तैयारी करेगा CGL, तो तब तक हम लोग सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई इंक्वायरी हो तो हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर देना, व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछना चाहे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 मार्च शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द आइटम्स इन 2014 वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। आपने देखा कि 2014 में जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो इतना था, किसका? कंपनी का। आपने देखा आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी लिखा, मतलब सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टैक्सेस मिला के सब उसका एक्सपेंडिचर है, किसका? कंपनी का। तो ये पूछा कि 2014 का टोटल एक्सपेंडिचर 2018 के एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। तो आप कर लीजिए सॉल्व। आपने देखा 284 में 98 और 3 मतलब 101 जोड़ा, फिर 23.4 और 74 जोड़ा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? आपकी वैल्यू आ गई 482.4। फिर आपने देखा क्या कि 2018 में उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? आपने देखा कि ये आ जाएगा कुछ 727.36, 100%। आपसे यही पूछा था कि 2014 कितना परसेंट है 2018 का एक्सपेंडिचर का, तो आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके आप देखेंगे गाइस कि आपका आंसर जो होगा ना 66.32% आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला क्या? A = 2, B = 8C, A + B + C की वैल्यू। आपने देखा यहाँ पे क्या करें आप A B C का रेशो बना ले। आपने A B C का रेशो बनाया तो आपने देखा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा B की वैल्यू 8 आ जाएगी और C की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप इसको फर्दर काट सकते हैं तो आप देखेंगे 8, 4 और 1। आपने देखा रेशो में अगर मैं जोड़ूं तो 8 और 4 12 और 1 13। तो आपने देखा इसका एडिशन करके भी 13 आ रहा है, मतलब A + B + C का एडिशन करके भी 13 आ रहा है। तो आप समझ गए क्या कि A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 1 है। या फिर कोई करना चाहे तो आप देख सकते हैं 8 और 4 12 और 1 13, 13 की वैल्यू 13 तो 1 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 4, 8 की वैल्यू 8। फिर आप पुट करें, आपने पुट किया तो आपने देखा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 1। तो आपने देखा 64 और 16 80 और 1 81 का अंडर रूट कितना होगा 9/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है अरेंज द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपने मान लिया क्या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आपको एंगल बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, फिर उसके बाद उसका मीडियम मतलब दोनों का मीडियन जो एंगल होगा मतलब बीच का एंगल, फिर लार्जेस्ट आपको बताना है। तो आपने देखा 3 साइड 7, 8 और 9। आपने देखा क्या कि जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल, मतलब BC साइड सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा एंगल होना कौन से वाला है? A। तो आपने देखा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाना, मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा, फिर बीच का, फिर लार्जेस्ट। तो आपने लार्जेस्ट की वैल्यू पता लगी कितनी है A। तो एंगल A लार्जेस्ट एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो A टिक कर देना। अब आपको पता है कि sin 22 जो होगा cos 68 के इक्वल होगा, क्योंकि sin थीटा जो होता है cos 90 - थीटा होता है, यहाँ से 1 आ गया। अब आपको पता है tan थीटा जो होता है वो cot 90 माइनस होता है, ये भी गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। आपको पता है tan 70 डिग्री जो होता है cot 20 होता है। अब tan 20 cot 20 cot 20 क्या हो जाएगा 1/tan 20, तो ये गया। ऐसे ही tan 50 जो होगा cot 40 हो जाएगा, इससे ये गया। तो आपने देखा फाइनली आपके पास ये बचा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 2 - 2 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर बाय 2 बुक्स 300 रुपये में, मतलब 2 बुक उसने खरीदी। तो आपने माना क्या कि पहली बुक का कॉस्ट प्राइस A मान लो, दूसरी का मान लेता हूँ मैं B, टोटल मिला के कितने की पड़ी वो 300 रुपये की। क्वेश्चन बोला ही सेल द फर्स्ट बुक एट इतने की प्रॉफिट। आपने देखा पहली बुक का कॉस्ट प्राइस कितना, इतना। अब उसने उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा और सेकंड बुक को 10% लॉस पे बेचा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक आपसे पूछा है। इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कोई लॉस नहीं। मतलब आप यहाँ से देखेंगे क्या कि जितना उसने पहली बुक पे प्रॉफिट कमाया और जितना उसने दूसरी बुक पे लॉस कमाया वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में बोला इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब ना तो हुआ प्रॉफिट ना हुआ लॉस। तो आपने क्या देखा कि यार जितना पहली बुक पे प्रॉफिट हुआ होगा ना उतना ही दूसरी पे लॉस हो गया होगा, तभी नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन आएगी। आपने देखा कि जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ उतना ही यहाँ लॉस हो गया, मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। आपने देखा A कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो A
का 20% निकाल लो। बी कॉस्ट प्राइस है 10% लॉस है तो लॉस की वैल्यू निकालनी है तो बी का 10% निकाल लो। आपने देखा A/B जो आपके पास आने वाला है वो कितना आ जाएगा 1/2। आपने देखा क्या कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 300, रेशियो अगर टोटल देखो तो कितनी हो गई 3 की वैल्यू 300 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता चल गया कि एक की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, ये क्या आया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आया, ये क्या आया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कमाया कितना परसेंट, आपने देखा कि 120, मतलब 20% कमाया था, 100% खुद की वैल्यू तो कितना हो गया 120% पे बेचा है उसने, तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉट थीटा की वैल्यू दे दी आपको बोला है कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो 3/5 है। आप क्या करो इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को आप लोग पूरी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, नहीं साइन थीटा से करो, कॉस थीटा से करोगे तो टेन थीटा बनेगा, उल्टा करना पड़ेगा इसका। आप साइन थीटा से डिवाइड करो, आपने साइन थीटा से डिवाइड किया तो आपने देखा कि न्यूमरेटर में बन जाएगा ये और डिनोमिनेटर में बन जाएगा ये। फिर आपने देखा कि अब तो चलो मैं पुट करना शुरू करता हूँ, 3 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 9/5, 7 प्लस 9/5। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 30, 30 में से 21/5, तो बटे 5 से बटे 5 जा रहा है, और 35 में 9 जोड़े तो कितना आ जाएगा 44, मतलब 21/44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबका हो रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में बोला है इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, मतलब 5 एक नंबर है जो n इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब आपको पता है क्या क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n, मतलब नंबर जो है 7 गुना हो गया। अब आपको पता है नंबर अगर 7 गुना हो गया तो रिमाइंडर भी 7 गुना हो जाएगा। रिमाइंडर हो कितना गया 14, तो 14 को 5 से फिर भाग दे दो तो आप फाइनली देखोगे क्या रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। क्वेश्चन में बोला है क्या x प्लस वाई की वैल्यू दे दी, y प्लस जेड की वैल्यू दे दी, z प्लस एक्स की वैल्यू दे दी, देन द वैल्यू ऑफ आपसे पूछा है। देखो आप अगर इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो x को जब आप कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे y प्लस जेड बचा, और नीचे x से अगर काट दें तो बचा क्या y इंटू जेड बचा, मतलब y प्लस जेड बाय वाई जेड आपसे पूछा है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हम क्वेश्चन ये पहले भी कर चुके हैं, आप तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ें तो 2x प्लस वाई प्लस जेड और 16 और 15 कितना हो गया 31 हो गया। 31 में 13 अगर आप जोड़ो तो 44 आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 22 आ गई। अभी आप सॉल्व कर ले, आपको y प्लस जेड की वैल्यू तो पता है, मतलब ऊपर तो आपको पता है 15 आ गया, नीचे y और z चाहिए। तो y और z के लिए पहले तो आप देखें क्या, पहले आप x प्लस वाई माइनस करें, आपको पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 13, तो z की कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। फिर आपको पता है क्या कि x और z की पता करें, x और z की वैल्यू है 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सॉल्व कर लो, अब आपने देखा 5 पे जाएगा फिर ये 2 पे, तो 5/18 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपने को x की वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है 11 प्लस ये कितना हो गया 121, और इसको डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो 120 प्लस 11 131 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या अ मैन वांटेड टू सेल हिज बैट एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना, मतलब मार्क प्राइस मान लीजिए आप कितना 100%, आपने मार्क प्राइस देखा 100%, तो फिर देखा पहले डिस्काउंट दे रहा था कितने का 8%, फिर क्या हुआ हिज ब्रदर हु वॉज अ क्रिकेटर वांटेड टू बाय द बैट, मतलब उसका एक भाई है जो क्रिकेटर है और बैट को खरीदना चाहता है, सो द मैन सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब पहले अगर वो 8% डिस्काउंट पे बेच रहा था तो अब उसने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब सेलिंग प्राइस में जो फ़र्क आया है वो कितना है, आपने देखा पहले 92% पे बेचता, क्यों, क्योंकि 100% तो मार्क प्राइस हो गया, 8% उसने उस पर छोड़ दिया, तो हमने देखा पहले कितने पे बिकता है 92% पे, अब कितने बिक रहा है 90% पे। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इन दिस डील द मैन रिड्यूसेस हिज प्रॉफिट 70 रुपीज़, तो आपने देखा कि 70 रुपये उसने प्रॉफिट काट दिया, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस 2% का फ़र्क आया है ये 70 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, तो 2% की वैल्यू 70, एक की कितनी हो गई 35, और आपसे मार्क प्राइस पूछा है तो मार्क प्राइस की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। अगर आप ये लाइन ना भी लिखते तब भी आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब वॉल्यूम दे दिया, 2 स्फीयर है, आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई तो कट ही जाना है। ठीक है, मतलब ये तो गया,
आपने मान लिया स्फीयर ए का रेडियस कितना है, बड़ा आर कैपिटल आर, और स्फीयर बी का जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लिया आपने। तो आपने देखा आर बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5/4 आ गई। तो आपने देखा कि सम ऑफ रेडी ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों की रेडियस का जोड़ कितना है, 36। आपने देखा कि रेशो के हिसाब से जोड़ कितना, 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20 हो गई, और 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 16। आपसे पूछा सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। पूछा किसका, स्फीयर ए का, तो बड़ा आर का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। तो अच्छा पाई तो एज इट इज़ है, पाई में तो कुछ छेड़छाड़ करो मत फिर। और बड़ा आर कितना, बड़ा आर जो है वो कितना है, 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो 400 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 1600 पाई इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला इन अ सर्कल कॉर्ड पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस्ड। तो पहली बात तो आप कॉर्ड बना लो, एक कॉर्ड तो आपने पी क्यू बना ली, ठीक है, और एक कॉर्ड है टी एस। आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर, तो इसको प्रोड्यूस कर दो। आपने प्रोड्यूस किया तो आपने देखा ये कहीं आर पे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब आपको बोला क्या है, आर क्यू की वैल्यू दी है कितनी, 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 11.2 सेंटीमीटर, और फिर आपको एस आर की वैल्यू दी है 12.8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछी क्या है, टी एस की वैल्यू पूछी है। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा कि क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, आर क्यू, मतलब आर से पहले क्यू तक, फिर आर से पी तक, फिर आर से एस तक, और आर से टी तक, ठीक है। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी, 14.4, आर पी की वैल्यू कितनी, आपको 14.4 में 11.2 जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़ दो तो आपने देखा कितना आ जाएगा, 25.6 आ जाएगा, ठीक है। और बाय अगर आप आर एस करते हो कितना, 12.8, ठीक है। तो आर टी की वैल्यू आ जाएगी। आपने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे देखा 2 आ गया, तो आर टी जो है आपका आ गया 28.8 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा जो है आपके पास कितना आ गया, 28.8 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको पूछा गया है कि एस टी की वैल्यू बताओ। अगर मैं पूरे में से आर एस की वैल्यू माइनस कर दूँ तो मेरे पास एस टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था एवरेज ट्रेड बैलेंस इन रुपीज करोड़ इज। आपको पता है कि अगर मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस कर दूँ ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रेड बैलेंस की वैल्यू आ जाएगी, उसका एवरेज पूछा है आपसे। तो आप डिफरेंस देखो, आपने देखा कि इन दोनों में 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, और किसका डिफरेंस है ये है 12 का डिफरेंस। तो अगर मैं जोड़ूँ तो कितना, 5 5 10 20 12 32, तो 32 आ गया किसमें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस। ये मैंने तब किया जब यहाँ पे 125 से बड़ा 130, मतलब यहाँ पे हर बार छोटी वैल्यू है और यहाँ पे हर बार बड़ी वैल्यू है, तब मैंने ऐसा किया, मतलब छोटा कर लिया क्वेश्चन को। भाई मैं पहले इसको जोड़ता, फिर इसको जोड़ता, फिर माइनस करता। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता ना कि 155 और 150, तो आपको यहाँ पे -5 लिखना पड़ता, क्योंकि आपने छोटा इसको माना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा देख लेना। और इसका एवरेज पूछा, आपने देखा ट्रेड बैलेंस कितना आ गया, इंपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा दिया किस में से, एक्सपोर्ट में से, तो आपके पास ट्रेड बैलेंस आ गया। इसका एवरेज पूछा है, एवरेज कितना हो जाएगा, बटे 4, क्योंकि 4 साल की बात हो रही है। तो आपने देखा 8 जो है इसका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन बोला सर्टेन अमाउंट इतना बन गई 2 साल में एट 6% पर एनम, तो इंटरेस्टेड कंपाउंडेड ईयरली, मतलब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली सम पूछा है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अमाउंट दे दिया तो आप लोग सॉल्व कर लें। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100, और टाइम कितना 2। तो आपने देखा ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 50 पे। तो आप देखेंगे कि ये 53/50, 53/50। तो आप जब इसको 53 × 53 को देखेंगे तो ये लिखा कितना हुआ है, ये लिखा हुआ है 2809। तो ये तो डायरेक्ट गया। आपको पता है 53 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि आपने रीजनिंग के क्वेश्चन भी पेपर में बैठ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2.5 लाख आ जाएगी। 20 20 तो 4 0 लगा के 2.5 लाख जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन में बोला है ABC कैन इंडिविजुअली, मतलब किसी काम को A अगर 24 दिन में करता है तो B उसी काम को 16 दिन में और C उसी काम को 32 दिन में करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि मैं ना टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क जब मैंने निकाला तो मैंने यहाँ से देखा क्या कि देखो एक और तरीका बताता हूँ, चलो आपको इक्वेशन सॉल्व करने का ना एक और तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि A और C ने काम करना शुरू किया एंड वर्क फॉर 6 डेज। पहले तो आप एक चीज़ देखो क्या कि A जो है टोटल काम को ख़त्म करने में 24 दिन लेता है, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा। आपने देखा कि यार 6 दिन में ना उसने 1/4 काम कर दिया। फिर आपने देखा कि C जो है टोटल काम को ख़त्म करने में 32 दिन लेता है, तो 6 दिन में कितना काम कर दिया उसने। आपने देखा उसने 3/16 काम कर दिया, ठीक है। मतलब अब ये काम हो चुका है, बचा कितना। आपने देखा कि यार B के ज़िम्मे जो काम है, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो बचा कितना, वो बचा 1 में से 1/4 गया और 3/16 गया। फिर आपने देखा 16 - 4 - 3/16, तो आपने इसकी वैल्यू जब देखी तो कितनी आ गई, 16 में 4 गए, 12 में से 3 गए, 9/16 आ गया। मतलब 9/16 अब काम बचा है। आपको पता है B जो है पूरे काम को कितने टाइम में करता है, 16 दिन में, तो 9/16 काम को कितने टाइम में कर देगा। तो आपने देखा कि 9/16 काम को B 9 दिन में कर देगा। तो ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है, अगर आप इसको अपनी कार्यकारिणी में डालना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान चीज़ है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपको एक चीज़ पता है क्या कि अगर x + y + z = 0 हो जाता है तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3xyz, ठीक है। यहीं से मैंने देख के, मतलब मैंने देखा स्क्वायर, और स्क्वायर का अगर मैं क्यूब करूँ तो a⁻6 हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि x + y + z जो होता है = 0 होगा अगर, तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3xyz। और अगर मैं ऐसा बोल दूँ क्या कि x + y + -z यहाँ पे कर दूँ अगर मैं = 0, तब आप लोग क्या बोलेंगे कि x³ + y³ और +-z³ कर देंगे फिर आप लोग, और फिर बोलेंगे x y और -z आप लोग यहाँ पे कर देंगे। और फिर अगर मैं बोलूँ क्या कि इसको तो मैं यार ये भी तो बोल सकता हूँ x + y - z हो गया है = 0। अब आपके पास यही बात आ गई क्या कि a² + b² - c² की वैल्यू आपको 0 दे दी। मतलब आपने x को यहाँ पे a² माना, y को b², z को c², तो आपकी यहाँ पे आप देखोगे तो x³ + y³ - z³ हो जाएगा आपके पास, और -3xyz हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर x की वैल्यू a² है तो x³ की कितनी हो जाएगी, a⁻6 b⁻6 -c⁻6, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 3a² b² c²। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि a⁻6 + b⁻6 - c⁻6 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 a² b² c², और नीचे तो है ही है, तो ये कट गया। तो जब आप इसमें प्रो हो जाओगे, मतलब जब आप इसमें बहुत अच्छा अपना एक कर लोगे प्रैक्टिस, तो आप ये फाइनली कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले पे जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ कुछ भी बड़ी नहीं रह जाएगी आपके लिए। और एक और तरीका बन सकता है क्या कि आप a² + b² c² को साइड में ले जाओ, मतलब राइट हैंड साइड में, फिर आप इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर नहीं क्यूब होएगा, क्यूब कर दें, ठीक है। तो क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे कि a⁻6 b⁻6 फिर 3a² b² a² + b² c⁻6। तो आप देखोगे कि a⁻6 + b⁻6 -c⁻6 जो होगा -3a² b², मतलब इसको यहाँ पे ले गए, और a² + b² की वैल्यू आपको पता ही है थी कितनी, c²। तो यहाँ से भी आपका सेम रिजल्ट आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो क्वेश्चन में बोला अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स। पहले तो आप देखो कि 50 किलोमीटर 9 आवर्स में जा रहा है, तो आपने देखा स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50/9, जिसका जो कि इसका स्पीड हो जाएगा अमित का, जो एक जनरल स्पीड है कि उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 9 आवर्स में ट्रैवल करा, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50/9। अब आपने देखा क्या ही ट्रैवल्ड पार्शली ऑन फुट, मतलब कुछ डिस्टेंस वो फुट पे चला एट 5 किलोमीटर/आवर, कुछ वो बाइसिकल पे चला 10 किलोमीटर/आवर। डिस्टेंस पूछा है कि बाइसिकल पे उसने कितना ट्रैवल किया। आपने देखा क्या कि जब फुट पे चला तो उसकी स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर/आवर,
ठीक है। जब वो बाइसिकल पे चला तब उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर। और अब फुट और बाइसिकल का टोटल मिला के जो डिस्टेंस 50 किलोमीटर 9 आवर में उसने ट्रेवल किया, मतलब जब फुट और बाइसिकल की बात हो रही थी अलग अलग लिख लिया। अब उसने क्या बोला कि टोटल डिस्टेंस जिसमें उसने फुट पे भी ट्रेवल किया, जिसने उसमें बाइसिकल पे भी ट्रेवल किया, उसमें उसको कितनी स्पीड लगी, 50/9 किलोमीटर। आपने देखा कि मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलिगेशन लगा दिया। फुट और बाइसिकल की बात अलग अलग हो रही थी तो अलग अलग, अब इसमें फुट और बाइसिकल दोनों इंक्लूड है तो इसको बीच में लिख लिया। अब आपने देखा कि 45, एक सेकेंड, 9 5 या 45 और यहाँ पे 90 और बीच में कितना आपको 50। ठीक है, आपने क्या किया, 9 को यहाँ से हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखते हो यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 5, मतलब डिस्टेंस जो फुट पे ट्रैवल हुआ और डिस्टेंस जो बाइसिकल पे ट्रैवल हुआ उसका जो रेशो आपके पास आया है वो कितना आया है, उसका रेशो आपके पास आया है 8:1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस एक सेकेंड, अब आपने स्पीड पे एलिगेशन लगा दिया तो आपने देखा स्पीड पे आपने एलिगेशन लगाया तो आपके पास टाइम का रेशो आ गया यहाँ पे, सॉरी डिस्टेंस का नहीं रेशो आएगा, टाइम का रेशो आएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 45 यहाँ पे जो है फुट की स्पीड हो गई, बाइसिकल की स्पीड कितनी हो गई, जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 90 हो गई, और जो फुट और बाइसिकल को मिला के जो टोटल स्पीड थी वो कितनी थी, 50/9। मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पीड अब कितनी होगी, 50 होगी। आपने माइनस किया, आपने देखा एलिगेशन पे जब रेशो की वैल्यू आई तो कितनी आई, 8:1। ये जो वैल्यू आई है ये टाइम की, आपको सबको पता है कि जब मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाता हूँ मेरी टाइम की वैल्यू आती है, जब मैं टाइम पे एलिगेशन लगाता हूँ मेरी स्पीड की वैल्यू आती है। आपने देखा टाइम का रेशो जो है वो कितना आ गया, 8:1। आपको पता है टोटल टाइम लगा कितना, टोटल टाइम लगा 9 घंटे, मतलब उसने 8 + 1 जो रेशो की वैल्यू है, मतलब 9 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब उसने बाइसिकल पे कितना टाइम ट्रेवल किया, 1 घंटा, और 8 घंटे उसने फुट पे ट्रेवल किया। ठीक है, आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसिकल, आपको पता है बाइसिकल पे ट्रेवल करने की स्पीड है कितनी, इतनी। आपसे डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना। आपने देखा कि उसने जो ट्रैवल किया है वो 1 घंटे के लिए ट्रैवल किया है, किस पे, बाइसिकल पे। तो 10 किलोमीटर आपके पास आ गया कि इतना डिस्टेंस उसने बाइसिकल पे ट्रैवल किया। अगर फुट का पूछता तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट पूछता तो आपने देखा स्पीड कितनी 5 और 8 घंटे ट्रैवल किया, मतलब 40 किलोमीटर, या फिर 50 किलोमीटर टोटल, 10 किलोमीटर घटा दोगे तब भी 40 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत सारे फंडे हैं। क्वेश्चन में दिया एवरेज ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्म्स का एवरेज जो है, आपने देखा सम ऑफ 4 टर्म्स अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से, नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज आ गया। अभी बोला है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 1/3 है सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। आपने क्या किया, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, आपने क्या किया, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स को, मतलब सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स को आपने x मान लिया। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/3x, 4 कितना हो गया 30 हो गया। अब आपने देखा 4x/3, 4x/3/4 वैल्यू कितनी हो गई 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई। अब x की वैल्यू जो आई है वो सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स आया, मतलब सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 90। आपसे पूछा फर्स्ट टर्म बताएं तो बटे 3 कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर n देन द सम ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इतना। आपने मान लिया कि इनिशियली जो सम ऑफ नंबर था, मतलब जो टोटल नंबर्स हैं चाहे वो कितने भी हैं, मान लो n नंबर्स हैं, तो आपने मान लिया जो इसका सम था, n नंबर्स का सम था, सम ऑफ n नंबर्स, तो आपने मान लिया उसको x था। ठीक है, अब क्या हुआ कि x था सम, अब 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया हर नंबर में से, मान लीजिए नंबर है n, तो आपने देखा कि 2n सब्ट्रैक्ट हो गया सम ऑफ n नंबर में से, तो वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा सम अब जो आया वो कितना आ गया 102। और अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर नंबर में से, तो n नंबर है 5, एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया, n नंबर में से कितना हो गया 5n, तो अब जो बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास 12 बनेगा। अभी आपसे बोला क्या है, आपको बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स। ठीक है, एवरेज, एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ n नंबर, और n की वैल्यू भी चाहिए नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आपने देखा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो। आपने क्या किया,
आपने माइनस कर दिया, माइनस किया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो आपने देखा कि यहाँ से आ गया 3n और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 90 आ गया, n की वैल्यू 30, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई आपके पास कितनी 30। अब x 2 × 30 102, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपने देखा 102 में से अगर मैं 60 घटाने नहीं है, यहाँ तो ऐड करना है, एक सेकेंड, 102 में आपने 60 ऐड किया तो आपने देखा कितना आ गया 162। अब आपसे पूछा गया एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, जो कि हमने x माना था, वैल्यू कितनी 162 बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी आई है आपकी 30 आई है। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि अगर मैं 3 पे काटूँ तो 5 और 4 आ जाएगा, 5 4 54, 54/10 कितना हो जाएगा 5.4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया है क्या, कोसेक a प्लस कॉट a प्लस 1 और कोसेक a माइनस कॉट a प्लस 1 माइनस 2 कोसेक a। आप क्या करें, आप कुछ वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर अलग आएगा। मतलब ऑप्शन में आप a की, अगर a डिग्री, a की वैल्यू कुछ डिग्री अगर आप पुट करते हैं, मतलब a एंगल की वैल्यू आप कुछ पुट करते हैं, तो चारों ऑप्शन से अलग अलग वैल्यू आनी है, ठीक है। तो आप लोग a की वैल्यू ऐसा ही कुछ पुट करें, आपको पता है साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1, तो आप a की वैल्यू 90 पुट करें। आपने 90 वैल्यू पुट करी और कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो कॉट 90 0 होता है तो इन्फिनिटी पे बात जा ही नहीं रही। आपने देखा कि कोसेक 90 1 आ गया और कॉट 90 0 प्लस 1 और 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 2 × 1, तो आपने देखा 2 4, तो 4 माइनस 2 वैल्यू कितनी आ गई आपकी भी 2, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोसेक 90 कितना 1, 3 × 1 3 0, यहाँ से 4 आएगा और यही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपकी वैल्यू 2 आने वाली है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ट्रेन में मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए, जब मैंने आपको ट्रेन का कंसेप्ट दिया है ना, मैंने सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो एक बार नज़र ज़रूर मारना उस चीज़ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मतलब ये जो आपको ट्रेन का कंसेप्ट मैंने आपको कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप प्लीज़ हो सके तो एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और अगर आपकी इस पर अच्छी प्रिपरेशन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आपको डेफिनेटली इस पे वर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर इसका गलत हुआ ना तो आपके फ्री फंड के नंबर चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें नंबर स्कोर करना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ट्रेवलिंग, मतलब ट्रेन x है, स्पीड इतनी है, ओवरटेक ट्रेन y। आपको पहली बात तो ट्रेन y की लेंथ दी है कितनी 225 मीटर, और फिर आपको ट्रेन x की स्पीड दी है कितनी 60 km/h। आपको स्पीड ऑफ y नहीं पता, मतलब ट्रेन y की स्पीड नहीं पता, और लेंथ ऑफ ट्रेन x नहीं पता, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो उस टाइम जब मैंने बताया था आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, अभी कई बच्चों ने वो नहीं किया होगा, कईयों ने वो कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका बेसिक बिल्कुल फॉर्मूला बताता हूँ आपको। आपने देखा कि जब उन्होंने एक दूसरे को पास किया, ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग ओवरटेक, मतलब देखा आपने ट्रेन x थी जो 60 km/h पे जा रही थी, ट्रेन y को उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक किया मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मतलब ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तभी ये इसको ओवरटेक कर पाएगी। तो आपने देखा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। आपने देखा SX माइनस SY कर देंगे, क्यों, क्योंकि ट्रेन x ने ओवरटेक किया, मतलब ट्रेन x की स्पीड ज़्यादा होगी तभी उसने ओवरटेक किया। तो आपने देखा कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस जो ट्रेन के कंसेप्ट में होता है लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ x लेंथ ऑफ y दोनों की लेंथ जुड़ेगी, क्योंकि ट्रेन दोनों है, दोनों ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। टाइम कितना लग रहा है, आपने देखा टाइम जो लगेगा वो 72 सेकेंड्स लगेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, आपको पता है स्पीड तब जुड़ जाती है, और लेंथ तो हर बार ही जोड़नी है, और टाइम कितना लगा 18 सेकेंड लगा, ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको SX की वैल्यू पता है कितनी आ गई 60, और फिर आपको LY की वैल्यू पता है कितनी है 225 मीटर, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं सॉल्व। आपने क्या किया, आपने देखा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने डिवाइड कर दिया, मतलब पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा, SX प्लस SY, और फिर आप देखेंगे LX प्लस LY, LX प्लस LY तो कॉमन ही है। फिर आपने देखा नीचे तो रह गया 72, ऊपर आ गया 18, तो ये कितना हो गया 1/4, ठीक है। SX की आपको वैल्यू पता है कितनी 60,
सॉल्व कर लो। आपने देखा 240 माइनस एस वाई और 60 प्लस एस वाई, तो 180 की वैल्यू जो आई है आपके पास वो कितनी आ जाएगी 5 एस वाई। तो स्पीड ऑफ ट्रेन वाई आपके पास आ गई कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो आई है आपके पास कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ वाई, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। और अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकाल लो, आप किसी भी पहली इक्वेशन में रख दो। आपने देखा कि 60 इसकी स्पीड 36 इसकी, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, आपने देखा डिफरेंस हो गया 24। ये किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो क्योंकि लेंथ जो है मीटर में है, टाइम जो है सेकंड में है। और फिर LX प्लस 225 और यहाँ पे है कितना 72। आपने देखा ये गया 4 पे और फिर 24 पंजे 120 480, तो 480 जो है वो LX प्लस 225 हो गया। तो 225 आप इसमें से घटाएं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 255 आ जाएगी, जो कि आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन X है। तो ट्रेन X की वैल्यू आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला अ व्हील कवर द डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर इन 1 राउंड। पहली बात तो आप सबको पता है कि 1 राउंड जब व्हील कंप्लीट करेगा मतलब यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, मतलब यहाँ से घूम के दोबारा यहीं पे आ जाएगा। तो आपको पता है कि एक सरकमफ्रांस करेगा, तो एक सरकमफ्रांस की आपको वैल्यू दे दी, मतलब 2 पाई आर की आपको वैल्यू दी है कितनी, आपको 2 पाई आर की वैल्यू दी है 1100 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितने पे जा रहा है, तो आपने देखा कि ये 50 पे चला गया, फिर ये 25 पे गया, तो 25 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 175 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे डायमीटर ऑफ व्हील पूछा है, रेडियस निकाल दी तो डायमीटर 2 गुना हो जाएगा कितना 350 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना 330 सेंटीमीटर क्यूब, कर लेना यहाँ पे मिस्टेक है, और बेस एरिया आपको दे दिया। पहली बात तो आप सबको पता है कि बेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, सबको पता है कि बेस एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी आपको क्यूबॉइड, अच्छा क्यूबॉइड है या तो ठीक है सॉरी क्यूबॉइड है, मैंने सिलेंडर सोच लिया था, ठीक है। देखो आपको पता है बेस एरिया जो होता है, बेस एरिया जो होता है वो क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो बेस एरिया होता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसकी वैल्यू दे रखी है 330 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको हाइट पूछा है तो आप लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे बेस एरिया को, तो आप देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 22 सेंटीमीटर। और आप अगर सिलेंडर की तरह से भी अगर आप इसको सोचते, मतलब वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको भी डिवाइड करते हैं तब भी आपका यही आंसर आता अगर यहाँ पे सिलेंडर भी होता तो, ठीक है। क्वेश्चन बोला देयर इज कंटिन्यू डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ्स, ठीक है। तो आपने देखा कौन सा ऐसा कंपनी है जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है, तो आपने देखा डिक्रीज 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 डिक्रीज, और किसी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कंपनी एक है, जो कंपनी एक है उसमें लगातार डिक्रीमेंट आया। क्वेश्चन बोला इन विच मंथ डज कंपनी टू हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20% इन द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बाय इट। तो आपने देखा पहली बात तो कंपनी ने टोटल फर्टिलाइजर कितने प्रोड्यूस किए, आप लोग जोड़ लो 180 179 जोड़ा तो कितना हो गया 359 में 160 जोड़ा, फिर 167, फिर 150, तो आ गया आपका कितना 136। अब बोला कि इसका बिल्कुल 20%, इसका 20% हो कितना जाएगा, आपने देखा बटे 5 और 80 16 पे गया, फिर 36, तो 101 सेकेंड 35 जाएगा, तो 167.5, ठीक है। तो आपने देखा कि 167.5 है कौन सा, यहाँ तो 167.5 देख लो, या फिर आप 168, तो आपने देखा कि 167.5 नहीं है तो 167 है, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा आपका, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि या तो आप राउंड ऑफ में आपको देखनी पड़ेगी या 167 आपको देखनी पड़ेगी या 168, तो 167 अवेलेबल है, 168 अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं शिफ्ट 3, जो कि लास्ट शिफ्ट थी पूरे CGL 19 एग्ज़ाम की 9 मार्च की, उसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है फॉर एम्प्लॉय D द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। तो आपने देखा कि टोटल इनकम ओवर टाइम, पहली बात तो ओवर टाइम से कितना कमा रहा है 2500, और टोटल इनकम है कितनी 40,000 इंटू 100%। तो आपने देखा कि
काटो और 25 जा 625, तो 625 को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 6.25%। क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग आर्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो इसका रेशियो बताना है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपने देखा कि आर्ट्स में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, आपने देखा आर्ट्स में जो हैं वो 45 लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, और टोटल लड़कियां हैं कितनी, आपने देखा 18, 45, 42 और कितना 72 हो गया, 72 में 18 90 और कितना, तो ऑल अदर स्ट्रीम्स मतलब आर्ट्स से ऑल अदर स्ट्रीम्स ना। तो आपने देखा साइंस में और ये जोड़ के 60 हो गया, वोकेशनल 30 तो 90 हो गया, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1:2 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या इन अ सर्कल ए बी जो है डायमीटर है, सी डी जो है कॉर्ड है, ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया जाता है मीट एट पी। तो आपने देखा कि आप मान लें कि ये कॉर्ड है और यहाँ से ये डायमीटर जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि ए बी डायमीटर था, सी डी कॉर्ड था, मिल कहाँ पे जाके रहे हैं, पी पे, आउटसाइड द सर्कल। अब पी डी की लेंथ आपको पता है पी डी इंटू पी सी और पी बी इंटू पी ए। ठीक है, तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अब आपको निकालना क्या, रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालना है। तो आपने देखा पहली बात तो पी डी की लेंथ 15.3, सी डी की दे रखी है आपको, तो पी डी और सी डी को अगर मैं जोड़ दूँ तो पी सी आ जाएगा। तो पी सी की लेंथ हो कितनी जाएगी 15.3 में अगर मैं 11.9 जोड़ूँ तो 0.2, 27.2। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको पता क्या है, और आपको पता है पी ए की लेंथ 30.6, पी बी यहाँ पे रख लो। तो आपने देखा कि ये तो गया 2 पे और ये गया 13.6, तो पी बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13.6। पी ए की मतलब टोटल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 30.6। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर 17 सेंटीमीटर आ गया जो कि ए बी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 17/2 मतलब 8.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल। चलो एक्सटर्नल पॉइंट आप इसको मान ले पी, टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल पे। ठीक है, तो आपने मान लिया कि पी क्यू टेंजेंट है और ओ जो है सेंटर है, आपने मान लिया कि यहाँ सेंटर होगा कहीं। अभी बोला है क्या कि टचिंग द सर्कल एट क्यू। ओके, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम पी, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर, अच्छा इसकी वैल्यू दे दी 13 है अगर ये, और लेंथ ऑफ टेंजेंट 12 है, आपको पूछा रेडियस। ओ हो कितनी मुश्किल चीज़ पूछी है हमसे, कैसे निकालेंगे यार। ठीक है, आपने देखा x + 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, क्यूब कर दो क्योंकि आपने देखा क्यूबिकल फॉर्म में है। आपने देखा x³ + 27y³ + 3 × x × 3y कितना हो गया 9xy, और अंदर कितना x + 3y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -8। आपको पता है x + 3y था क्या, x + 3y था क्या -2 था। तो आपने देखा x³ + 27y³ -18xy। इस तरह का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, आप लोग ध्यान रखें। और माइनस के इधर प्लस का ले जाएं तो बचा कितना 0, तो इसकी वैल्यू हो कितनी गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। अभी बोला है क्या 990 अमाउंट है, इसको ABC में बांटो 3:4:2 में। तो आपने देखा कि ABC का टोटल कितना हो गया 9 की वैल्यू 990 हो गई, 1 की वैल्यू 110 हो जाएगी, तो B की वैल्यू मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। क्वेश्चन में बोला 8 पर्सन कैन फिनिश, तो आपने देखा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क क्या होता है M × D, 8 बंदे हैं 20 दिन में काम निपटा देंगे, मतलब टोटल काम कितना होगा 160। अभी बोला आफ्टर 5 days दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट 8 days। आपने देखा 5 दिन में 8 बंदों ने काम कितना कर लिया होगा, आपने देखा 40 काम इन्होंने कर लिया होगा, तो काम रहा कितना गया 120।
अभी बोला है कि ये जो 120 काम बचा है इसको 8 दिन में ख़त्म कर दो। तो आपने देखा कि वर्क बाय डेज, आपके पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कि कितने बंदे चाहिए। मतलब 120 काम को अगर 8 दिन में ख़त्म करना है, 120 काम को अगर 8 दिन में करना है, तो आपने देखा कि आपको 15 बंदे चाहिए। आपके पास 8 बंदे तो पहले से ही। आपसे पूछा हाउ मेनी मोर मैंस, मतलब हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। आपने देखा 15 बंदे चाहिए, जिसमें से 8 तो आपके पास पहले से ही थे। तो मोर पर्सन जो हैं वो कितने हैं, मतलब और ज़्यादा बंदे जो थे वो कितने चाहिए थे, 7। तो आप इसमें 15 पे गलती से टिक मत कर देना, आएगा तो पहले 15 ही, फिर आप उसमें से देखेंगे क्या कि 8 बंदे तो पहले ही काम कर रहे थे। क्वेश्चन बोला सेल फोन वॉज मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट। ओ हो, मतलब हद क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपने देखा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 8%। क्वेश्चन बोला एज पर द गिवन डाटा विच वोवल्स अकर लेस देन 80 टाइम्स। अब आई जो है 80 टाइम्स अकर हुआ है, 80 से कम नहीं, 80 टाइम्स पूरे। तो आई को कंसीडर नहीं किया जाएगा, किस किस को किया जाएगा, ए ओ यू को। तो आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। कोई आई को भी कंसीडर करेगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला इसका आपको पता है cos 90 क्या होता है, जीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0। अब आपको पता है पी क्यूब प्लस क्यूब पूछा है आपसे, तो आपको पता है ये होता क्या, पी प्लस क्यू ब्रैकेट शुरू, पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 3pq। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 34 × 7 ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 238। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको बोला है ए बी इक्वल टू ए सी। आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया पहले, तो उसमें ए बी को ए सी के इक्वल पुट किया। फिर आपने देखा ए बी सी की आपको वैल्यू दी, तो आपको पता है ए बी सी की जो वैल्यू होगी वही एंगल ए सी बी की वैल्यू होगी, क्योंकि साइड अगर इक्वल है तो आपने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे उन साइड होंगे। आपने देखा ये 72 तो टोटल 144 बचा कितने का, 36 डिग्री। फिर आपको ये दिया है कोसेक 30 कितना होता है, 2 - 1। अब कॉट 60 कितना होगा, आपको पता है कॉट 60 जो होगा वो √3 होगा। tan 30 जो होगा, नहीं सॉरी 1/√3 होगा ना, कॉट 60 जो है वो 1/√3 होगा, 1/√3 और 1/√3। आपने देखा इसको सॉल्व किया 1/3 आ गया। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि PAQ एक टेंजेंट है किस पे, सर्कल पे, विच सेंटर हो, सेंटर है O पे। तो आपने यहाँ कहीं सेंटर बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है एट अ पॉइंट A ऑन इट, ठीक है। A पॉइंट पे टेंजेंट है, AB जो है कॉर्ड है। तो आपने क्या किया, कुछ कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो मान लो आपने ऐसे ड्रॉ कर ली कॉर्ड, तो आपने देखा AB कॉर्ड हो गई। और बोला है सच दैट BAQ, मतलब ये जो एंगल है आपके पास कितना आ गया, ये जो एंगल है आपके पास आ गया x डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है, मतलब यही साइड बनेगी। आप अगर कॉर्ड कुछ ऐसे बनाते ना तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाती, क्योंकि 90 डिग्री तो सेंटर तक ही आता, उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाती। तो ये कॉर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा ध्यान से आपको ये चीज़ एनालिसिस करनी है एग्जाम में बैठ के कि कॉर्ड बनेगी किस साइड। अभी आपको बोला है क्या, सी इज़ अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। आपने देखा ए बी कॉर्ड है, ये माइनर आर्क क्योंकि ये छोटी आर्क है, मेजर आर्क ये होगी। यहाँ पे एक सी पॉइंट है, आपने मान लिया कि चलो यहाँ पे होगा। अब बोला ए सी बी जो है वाई डिग्री है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए सी और बी को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कितना हो गया, वाई डिग्री हो गया आपके पास। अब बोला है कि एंगल ए बी ओ, अच्छा एंगल ए बी ओ दे दिया आपको। तो एंगल ए बी ओ की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 32 डिग्री। आपसे पूछा x + y की वैल्यू बताएं। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता होगी क्या, कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर एक सर्कल है उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और फिर इसके अंदर एक ऐसे अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर बना है, तो जो थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे, फिर एक पॉइंट छोड़ के, मतलब अगर यहाँ से हम शुरू करें तो एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, मतलब यहाँ वाला थीटा यहाँ वाले थीटा के इक्वल होता है। आपको पता चल गया ये अगर x डिग्री है, ये छोड़ के ये भी x डिग्री आएगा, मतलब x और y इक्वल हो गए। पहली चीज़ तो ये।
ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है एक क्या कि अगर ये थीटा है तो यहाँ वाला भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये जो एक्स है तो यहाँ पे पॉइंट छोड़ के यहाँ वाला जो पॉइंट है मतलब सी, इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा, मतलब एक्स इक्वल टू वाई हो गया। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ पता है कि ओ बी जो है और ओ ए जो है वो क्या है, रेडियस है सर्कल की। रेडियस है तो ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके सामने वाले एंगल मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया 32 डिग्री के। अब आपको पता है सेंटर से जो टेंजेंट है 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। 32 ये हो गया, तो ये बचा कितने का, आपने देखा कि x जो है वो कितना बचा 58 डिग्री। अब आपको पता है x 58 तो y भी 58, तो 116 डिग्री हो गया x प्लस वाई, ठीक है। क्वेश्चन में बोला द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार, अगर 9 से कटना नंबर को, आपने देखा 9 से कटना है तो 9 और 6 और 1 7 और 1 8, 8 में क्या ऐसा ऐड करेंगे 9 पे जाए, 1 ऐड करोगे। क्वेश्चन में बोला कार डीलर परचेज एन ओल्ड कार, इतने में खरीदी, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर उसने उस पर कुछ खर्चा करा उसके मेंटेनेंस पे, अब बेच दी इतने में सेलिंग प्राइस और इतने का प्रॉफिट कमा लिया। आपने देखा कि वास्तव में जो उसको कॉस्ट पड़ी वो कितने की पड़ी, आपने देखा वास्तव में जो कॉस्ट पड़ी उसको सेलिंग प्राइस कितना, इतना, और सेलिंग प्राइस पे उसने 25% प्रॉफिट कमाया, तो 100/125 मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आपने देखा ये गया 4 पे, ये गया 5 पे, और अगर मैं इसको काटूँ तो ये गया 3 पे और फिर 12 पे, तो 3 1 2 5 0 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि 3 1 2 5 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो आपको पता है आएगा कितना, यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 1,25,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने खरीदी इतने की थी और आपको पड़ वो इतने की गई, तो आपको पता चल गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या डिफरेंस आने वाला है, वो मेंटेनेंस का कॉस्ट आने वाला है। कितना बढ़ जाएगा मेंटेनेंस का कॉस्ट, आपने देखा कि एक मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो आपके पास 16,500 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 इयर्स इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना। आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, सेम टाइम है तो 2 साल का इतना है, तो 1 साल का 200, दूसरे साल का भी 200। फिर आपने देखा क्या, आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही टेबल बनता है, बस एक चीज़ फालतू होती है क्या कि इसका जो इंटरेस्ट आया वो लिखना है। अब आपने देखा कि 2 साल का 408 है, जिसमें से 400 ये हो गया तो 8 रह गया। अब आपसे रेट ऑफ परसेंट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी, तो कैसे निकालेंगे, आपने देखा 200 से 8 बना, तो 8/200 इंटू 100 जो होगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 4%। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। क्वेश्चन में बोला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विच साइड इतना। आपने देखा रेक्टेंगुलर प्लॉट की साइड अगर इतनी है तो इसका पैरामीटर हो कितना गया, आपने देखा 2l + b तो कितना हो गया 100। अब स्क्वायर प्लॉट है उसका पैरामीटर भी यही है, उसकी साइड पूछी है, तो आपको पता है स्क्वायर जो प्लॉट है उसका पैरामीटर क्या होगा 4a। 4a की वैल्यू आपको 100 दे दी तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज इतना, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ 1 स्टूडेंट वाज रॉन्गली मार्क्ड एज इतना इंस्टेड ऑफ इतना। मतलब थे उसके 58, बना दिए उसके 88, मतलब कितने का इंक्रीमेंट दे दिया, 30 का इंक्रीमेंट दे दिया। अब आप देखो कि एवरेज स्कोर जो है वो कितना आ गया 69, ठीक है, वो भी तब जब मार्क्स ज़्यादा ऐड हो गए। मतलब इसमें से अगर आपको एग्जैक्ट एवरेज स्कोर निकालना है, एक्चुअल एवरेज स्कोर निकालना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, आपने देखा कि कितना ज़्यादा आपने कर दिया था, आपने ना 30 ज़्यादा मार्क्स ऐड कर दिए थे, तो आप 30 माइनस करो, ठीक है। आपने देखा कि 30 मार्क्स जो ये थे, जो ये एक्स्ट्रा 30 मार्क्स डाल दिए, इन्होंने 30 स्टूडेंट्स का एवरेज 1 बढ़ा दिया, मतलब इन्होंने 30 स्टूडेंट्स का एवरेज बढ़ाया। तो आपने देखा कि 30 मार्क्स 30 स्टूडेंट में बटे किस हिसाब से हो गए, आपने देखा 1-1 के हिसाब से बटे होंगे। मतलब 30 मार्क्स अगर आपने ज़्यादा डाल दिए और 30 स्टूडेंट में वो बांटने पड़ गए, मतलब उसका एवरेज देखना पड़ गया, तो आपने देखा 30 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट एवरेज कितना गया 1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो गया था गलती से। एवरेज एक्चुअली में 68 था, ये 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया था 69। क्वेश्चन में बोला प्राइस ऑफ कुकिंग जो है, कुकिंग ऑयल इंक्रीज इतना हो गया, और एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कंजप्शन पूछ रहा है। बहुत करा है क्वेश्चन भी, आपने देखा 100 से 125 हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके,
प्राइस के, तो 125 से 100 आ जाएगा। आपने देखा कितने का डिक्रीमेंट किया, 25 का, कितने पे, 125 पे बाई 100, तो आपने देखा 5 और फिर ये 20 पे गया, तो 20% का उसको कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करना, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करना इसको। आपने देखा पहले ये आधा घंटे में कितना चला, आपने देखा स्पीड 1 घंटे की 50, तो 50 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो आधे में कितना चल जाएगा, 25। अब 575 में से 25 ट्रेवल हो गया, रह कितना गया, 550। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड कितनी हो गई, 110। 550 डिस्टेंस है, 110 स्पीड हो गई, तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। अब ये पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए, आपने क्या किया, आपने देखा बी से जब बंदा चला 3:30 बजे और 5 घंटे बाद मिलता है, तो आपने देखा कि बी से कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, 5 घंटे में कितना, 300 किलोमीटर। तो आपने देखा बी से 300 किलोमीटर दूर मिले, तो ए से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगे, आपने देखा टोटल 575 है डिस्टेंस, 300 इधर है तो 275 इधर होगा। अब तो ये मुंह जुबान नहीं हो जाना चाहिए, इतनी बार ये क्वेश्चन आया है आपके शिफ्ट में, मतलब CGL 19 में और 20 में पूछा गया। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, पहली बात तो सबको पता होगा कि ये जो लिखा है cos 2x लिखा है, ये जो लिखा है ये भी cos 2x, मतलब cos 2x का फॉर्मूला लिखा है। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में चेंज कर ले, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो आपने देखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, 3। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपको 6 मार्च शिफ्ट 2 में दिया गया था, क्या 500 प्लस 15, 500 माइनस 15, तो 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अभी तो हम यूनिट डिजिट वाला भी नहीं लगा सकते कंसेप्ट, अब इसमें आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्या, डिजिट के सम का, मतलब डिजिट का सम उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा कि इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 25 2 बार 0 और यहाँ पे 225 अगर मैं इसमें से घटा दूँ, तो आपने देखा कि यहाँ से 75 हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, तो 3 बार इसी में ही है ऐसा, ठीक है। तो 249775 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है एज पर द डाटा शोन इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। तो लेस देन 50 मार्क्स कितने बच्चों के, इतनों के। टोटल बच्चे कितने, सारे ऐड कर दो, तो आपने देखा 16 और 18 34 और 38 कितना हो गया, 72। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 150 है। 2 3 पे जाएगा 24 पे, तो 48% विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें बोला अब इसको सॉल्व करना, तो कौन से बड़े, 26 माइनस 26 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, आपने देखा 0 बाई डिवाइड बाई 2 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 1 कितना, 1 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। CGL 19 का सेशन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। CGL 19 की सारी शिफ्ट आपको करा दी, बहुत अच्छे से कराई हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और अच्छा हमें लगे और अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो और अच्छा आपके लिए वीडियो कंटेंट में लेकर आऊँ। शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, और जो HW में क्वेश्चन दिए वो भी मेंशन कर देना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन ऑफ CGL 2020। थैंक यू।